Hello everyone, myself Sunita Gehlot, Assistant Professor Home Science. Today I am here with a part 2 of a cell and its component. In the previous part 1, we covered the introductory part of a cell in which we cover the definition of a cell with its basic principles and सम कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं जीवित कोशिकाओं की विशेषताएं। उसमें हमने देखा कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म की सूक्ष्मतम इकाई है जो जीवन की क्रियाओं को स्वतंत्र रूप से करने की क्षमता रखती है। कोशिका संरचना सभी पौधों और जीवों के लिए सामान्य है। कोशिकाएं अत्यंत सूक्ष्म एवं नन्ही होती हैं। इन्हें बिना किसी शक्तिशाली माइक्रोस्कोप के देखना संभव नहीं होता है। आज हम कोशिका के कोशिकांगों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। कार्यों की विभिन्नता के कारण कोशिका के आकार एवं आकृति में अंतर आ जाता है, परंतु कुछ रचनात्मक विशिष्ट गुण उन सभी में समान रहते हैं। प्रत्येक कोशिका के निम्नलिखित भाग होते हैं: कोशिका भित्ति यानी सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, कोशिका सार यानी साइटोप्लाज्म, केंद्रक या न्यूक्लियस, नाभिक इन्हीं के नाम हैं। कोशिका ब्रॉडली दो भागों में दो प्रकार की होती है: जंतु कोशिका और पादप कोशिका। बेसिकली ये सेम होती हैं, एक जैसी संरचनाएं होती हैं, परंतु जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य भाग में पाया जाता है और इसको आवरण जो घेरा रहता है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। पादप कोशिका में वैक्यूल जो है वो एक बड़े आकार का होता है और इसका जो केंद्रक भाग है वो थोड़ा दीवारों की तरफ पाया जाता है। परंतु अभी हमारा जो बीए पार्ट 1 होम साइंस का कोर्स है उसमें मानव शरीर क्रिया विज्ञान के तहत हम जंतु कोशिका के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसका एक सचित्र विस्तृत चित्र जो है कोशिका की संरचना मैंने आपको प्रीवियस सीरीज पार्ट 1 में बताया था। उसमें हमने देखा था कि कोशिका का ये जो सचित्र वर्णन है, जिसमें कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, सेंट्रोसोम, गोल्जाई बॉडी आदि इसके प्रमुख कोशिकांग जो हैं वो बताए गए थे। आज हम इन्हीं के बारे में अब एक एक करके विस्तृत वर्णन पढ़ेंगे। पहला आता है इसमें, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कोशिका झिल्ली। संपूर्ण कोशिका को चारों ओर से ढकने वाले आवरण को कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति कहते हैं। इसे एक्टोप्लाज्म, प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य से होती है। यह प्रत्यास्थापूर्ण, अस्थायी एवं परिवर्तित होती है। इसकी उत्पत्ति वास्तव में कोशिका के भीतर के गाढ़े तरल से ही ठोस हो जाने से होती है। कोशिका भित्ति ही समस्त कोशिकाओं को सहारा देती है। इसके कारण ही कोशिका का एक अलग अस्तित्व बनता है और इसी के कारण यह पास की कोशिकाओं से अलग रहती है। परंतु कोशिका भित्ति इतनी सूक्ष्म होती है और पास की कोशिकाओं की भित्ति से इतनी अधिक सट जाती है कि दोनों कोशिकाओं के बीच केवल एक ही भित्ति दिखाई देती है। कोशिका भित्ति के आकार में भिन्नता होने के कारण ही कोशिका का आकार भी भिन्न भिन्न होता है। कहीं ये गोलाकार, तो कहीं पर यह लंबी, तो कहीं शंक्वा आकार की होती है। कोशिका भित्ति पारदर्शी, अर्धपारगम्य होती है। यदि किसी कारणवश यह टूटकर भंग हो जाती है तब शीघ्रता से यह साइटोप्लाज्म से पुनर्जन्म हो जाती है। यह एक चयनात्मक झिल्ली है क्योंकि इसी के द्वारा विशिष्ट यौगिकों के अणु तथा आयन का आदान प्रदान होता है। अब हम इसके कार्यों को देखेंगे। तो पहला कार्य है, यह कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है। यह कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, भोजन का अंतर्ग्रहण करने में सहायता करती है। यह एक चयनात्मक पारगम्यता झिल्ली है। कोशिका भित्ति द्वारा कोशिका के विकारों का निष्कासन होता है। बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करना और अंदर की वस्तुओं को बाहर आने से रोकना, ये कोशिका के कार्य हैं। अब आता है केंद्रक, जो कि कोशिकांगों का एक महत्वपूर्ण भाग है। कोशिका के ठीक मध्य भाग में एक ठोस और गोलाकार रचना पाई जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख ही रहे हैं केंद्रक को।
तो कोशिका के ठीक मध्य भाग में यह ठोस और गोलाकार रचना पाई जाती है। इसको केंद्रक या नाभिक भी कहते हैं। यह चारों ओर से एक आवरण से घिरा रहता है जिसे केंद्रक भित्ति या केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं। यह आवरण प्रोटीन तथा वसा का बना होता है। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। केंद्रक के ठीक बीचों बीच गहरे रंग की एक रचना पाई जाती है जिसे केंद्राकाणु भी कहते हैं, न्यूक्लियोलस इंग्लिश में। केंद्रक के आकार, आकृति तथा स्थिति में भिन्नता होती है। सामान्यतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, परंतु शरीर की कुछ बड़ी बड़ी कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक भी रहते हैं। केंद्रक के अंदर हम देख रहे हैं कि धागे के समान कुछ संरचनाएं हमें दिख रही हैं। इसे क्रोमेटिन जाल कहते हैं। ये पतले पतले धागों की समान रचनाएं होती हैं और इन्हीं धागों को क्रोमोसोम कहा जाता है। मनुष्य कोशिका में 46 यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं जो मनुष्य के आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम में आरएनए पाए जाते हैं। आरएनए संदेशवाहक का तथा डीएनए कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं के नियंत्रण का कार्य करते हैं। केंद्रक कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह कोशिका के जीवन के लिए अनिवार्य है। इसी पर कोशिका की आकारिकीय तथा रासायनिक संश्लेषण क्रिया निर्भर करती है। केंद्रक को यदि क्षति पहुंचती है तो कोशिका निर्जीव हो जाती है। केंद्रक का महत्व कोशिका के लिए कितना होता है, यह इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि कोशिका एक ऐसा टुकड़ा है जिसमें केंद्रक नहीं रहता है तो वह मर जाता है, परंतु अगर थोड़ा भी भाग शेष रहता है तो उसके शीघ्र पुनः संश्लेषण की क्रिया से यह पूर्ण हो जाता है। कार्यों के रूप में कोशिका का विभाजन करना, आनुवंशिक गुणों का हस्तांतरण करना, प्रोटीन व एंजाइम का संश्लेषण करना, ये केंद्रक के कुछ प्रमुख कार्य होते हैं। अब हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, जो कि कोशिका का एक अन्य महत्वपूर्ण भाग है। जैसा कि संरचना आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, इसे कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। कोशिका में विभिन्न आकार के ठोस कण सभी तरफ फैले रहते हैं। इनमें से कुछ कण की रचना सूत्र के समान तो कुछ ही रचना रॉड के समान होते हैं। ये ही माइटोकॉन्ड्रिया कहलाते हैं। जीवित कोशिका में ये कण सब तरफ घूमते रहते हैं। ये क्रियाशील तथा जवान लोगों में अधिक पाए जाते हैं। सामान्यतः यकृत, हृदय तथा वृक्क में अधिक पाए जाते हैं। ये वसा एवं प्रोटीन के बने होते हैं। इनमें एंजाइम पाया जाता है। ये कण दोहरे आवरण से ढके रहते हैं जो अनेक हिस्से बनाते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। इनकी रासायनिक रचना देखी जाए तो ये वसा, प्रोटीन आदि के बने होते हैं तथा इसमें कुछ लवण तथा अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आहार से प्राप्त ऊर्जा को एडीपी यानी एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करके उसका संचयन करते हैं। इसीलिए इसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग है जो कि राइबोसोम, प्रोटीन और एंजाइम के संश्लेषण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आता है कोशिका द्रव्य। सभी कोशिकाएं प्रोटोप्लाज्म की बनी होती हैं जो कि जेली के समान गाढ़ा, अपारदर्शक एवं रंगहीन होता है तथा इसमें अनेक पदार्थ पानी में घुले हुए उपस्थित रहते हैं, जैसे कार्बनिक, अकार्बनिक लवण, ग्लूकोज, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ इत्यादि। इसमें कई प्रकार की सजीव कोशिकांग तथा निर्जीव अंतर्वस्तुएं पाई जाती हैं। केंद्रक के अलावा कोशिका के भीतर का समस्त भाग कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहलाता है। कोशिका का जीवन साइटोप्लाज्म पर ही यानी कोशिका द्रव्य पर ही निर्भर करता है। इसी पर कोशिका की सभी जीवन क्रियाएं निर्भर होती हैं। साइटोप्लाज्म इतना कोमल होता है कि किसी जीवित अवस्था में नहीं देखा जाता। कभी कभी यह संभाषी या होमोजेनस भी दिखाई देता है। इसी कोशिका द्रव्य में हमें कोशिका के दूसरे कोशिका अंग दिखाई देते हैं, जिसमें पहला आता है राइबोसोम। राइबोसोम मुख्यतः आरएनए के बने होते हैं, नलिकाओं पर चिपके हुए एवं मुक्त बिखरे हुए रहते हैं। इनमें 50 से
55% प्रकार के प्रोटीन अणु होते हैं। ये कोशिका का प्रोटीन कारखाना भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ये प्रोटीन संश्लेषण की भूमिका अदा करते हैं, इसीलिए इनको प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है। इसके अलावा कोशिका में लाइसोसोम नामक कोशिकांग भी पाए जाते हैं। यह कोशिका में छोटी पुट्टिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। यह थैलीनुमा रचना होती है जिसमें पाचक रस भरा होता है। ये सभी पाचक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रत्येक लाइसोसोम एक आवरण से घिरा रहता है। किन्हीं परिस्थितियों में अपने उक्त पदार्थों को भी पचा जाता है, इसीलिए इसे आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा कोशिका का पाचन और अपघटन होता है, इसलिए इसे कोशिका का पाचक उपकरण भी कहा जाता है। जीवाणु भक्षण यानी फैगोसाइटोसिस इसका अद्भुत एवं विलक्षण कार्य है। जब कभी भी किसी बैक्टीरिया या वायरस का हमारे ऊपर हमला होता है, तो ये फैगोसाइटोसिस की क्रिया द्वारा उसको अपने अंदर पचा डालता है। इसी क्षमता के कारण यह कोशिका की रक्षा भी करता है। इसके अलावा कोशिका द्रव्य में गोल्जाई बॉडी भी पाए जाते हैं। धागे की तरह जाल सी रचनाओं का समूह गोल्जाइकाए या गोल्जी बॉडी के नाम से जाना जाता है। इसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। ये स्रावी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, क्योंकि इनका मुख्य कार्य स्रवण माना गया है। इनके अन्य कार्यों में कार्बोज का निर्माण करना, कोशिका में उत्पन्न हुए प्रोटीन को कोशिका भित्ति तक ले जाना, शुक्राणु के एक्रोसोम के निर्माण में भी गोल्जाई बॉडी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने पदार्थ को सांद्र अवस्था में करना भी गोल्जाई बॉडी का कार्य है। इसके अलावा हम कोशिकांग में एक छोटा सा बिंदु देखते हैं जिसे सेंट्रोसोम कहा जाता है। यह नाभिक के एक और पाया जाता है, जिसे केंद्र बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। यह कोशिका का विभाजन केंद्र है। इसके अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है, जो जब कोशिका परिपक्व अवस्था में पहुंच जाती है तो कोशिका विभाजन के समय यह कोशिका को 2 भागों में विभाजित कर देता है और नई डॉटर सेल्स के रूप में सामने लाता है। इसके अलावा कोशिका में रिक्तिका भी पाई जाती हैं। कोशिका द्रव्य में बुलबुले सदृश कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें वैक्यूल कहते हैं। हमारी मानव शरीर की जंतु कोशिका में वैक्यूल कुछ छोटी अवस्था में पाया जाता है, परंतु पादप कोशिकाओं में यह वैक्यूल कुछ आकार में बड़ा होता है, जो कि एक झिल्ली से आबद्ध रहता है, जिसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इस टोनोप्लास्ट झिल्ली में सेल सेप भरा रहता है, जिसमें कई खनिज पद, लवण, कार्बनिक अम्ल, वर्णक एवं प्रोटीन पाए जाते हैं, जो कि पौधों के लिए यानी पादप कोशिकाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब कोशिका का एक अन्य महत्वपूर्ण अंग जो कोशिका के अंदर पाया जाता है, जिसे अंतःप्रद्रव्यी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। यह अंतःसंबद्ध झिल्लियों का जाल होता है, जो वेसिकल्स व नलिकाओं के रूप में कोशिका द्रव्य में विस्तारित रहता है। इसे यूनिट अर्गेस्टोप्लाज्म भी कहते हैं। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, परंतु बैक्टीरिया, वायरस तथा स्तनधारियों के लाल रक्ताणु में नहीं पाया जाता है। यह अधिकांशतः उन कोशिकाओं में पाया जाता है जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसके अलावा यह गॉबलेट कोशिकाओं, ग्रंथिल कोशिकाओं में भी अत्यधिक संगठित होता है। क्रियाशीलता के आधार पर अंतःप्रद्रव्यी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 रूपों में बांटा गया है। ये क्रमशः रुक्ष पृष्ठ रेटिकुलम या कणकीय रेटिकुलम तथा चिकने पृष्ठ रेटिकुलम या अकणकीय रेटिकुलम होते हैं। पहले लेते हैं रुक्ष वाला रेटिकुलम या कणकीय रेटिकुलम। इसमें
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक कणिकाएं पाई जाती हैं। ये कणिकाएं ही राइबोसोम कहलाती हैं, जो इनके झिल्ली पर जुड़ी रहती हैं। ये उन कोशिकाओं में अधिक पाया जाता है जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। दूसरे नंबर पर आता है चिकने पृष्ठ रेटिकुलम या अकणिकीय रेटिकुलम। यह विभिन्न रूपों में पाया जाता है। इसमें कणिकाओं का पूर्णतया अभाव रहता है, क्योंकि अपरिपक्व साइट्स में यह वलयाकार में दिखाई देती है, जबकि आँख की रेटिना के वर्णक कोशिकाओं में यह संगठित वेसिकल्स या नलिकाओं के रूप में दिखाई देती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका यूनिट मेम्ब्रेन्स के दोहरे स्तर से बनी होती है। यूनिट मेम्ब्रेन्स की रचना भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भांति होती है और यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कई रूपों में पाया जाता है, जैसे नलिकाएं, सिस्टर्नी, वेसिकल इत्यादि। कार्यों के रूप में अंतःप्रद्रव्य जालिका प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, जो कि इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि इसके रुक्ष पृष्ठ पर राइबोसोम्स चिपके रहते हैं। दूसरा है इसका कार्य अंतरकोशिकीय अभिगमन। यह परिवहन तंत्र की भी भांति कार्य करता है। इसके द्वारा कोशिका में विभिन्न पदार्थों का परिसंचरण तथा आदान प्रदान होता है। ग्लाइकोजन के उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत मदद करता है। यह क्रिया यकृत में उपस्थित अकणिकीय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है। साथ ही यह कोशिका की अन्य झिल्ली रचनाओं का निर्माण करता है, क्योंकि कोशिका की कई झिल्ली संरचनाएं जैसे केंद्रक झिल्ली, गोल्जिकाए इत्यादि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित होते हैं। एंजाइमेटिक क्रियाएं तथा कोशिका उपापचय में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़े होते हैं, जो फॉस्फोलिपिड्स, हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि के उपापचय में सहायता प्रदान करते हैं। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक जो है समाप्त होता है, जिसमें हमने आज विभिन्न कोशिकांगों के बारे में विस्तृत वर्णन पढ़ा, जो कि मेन रूप से थे कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल, केंद्रक, न्यूक्लियस एवं प्रोटीन क्रोमेटिन। थैंक यू।